नमस्कार और स्वागत है। आज हम AWS की दुनिया में एक काफी दिलचस्प चीज पर गौर कर रही हैं, Amazon Aurora। हाँ, नमस्कार। ऑरोरा ये सिर्फ एक और डेटाबेस नहीं है। सही। ये AWS का अपना तैयार किया हुआ रिलेशनल डेटाबेस इंजन है। और सबसे खास बात, ये MySQL और PostgreSQL के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। कंपैटिबल है, लेकिन कह सकते हैं कि ये उनका सुपरचार्ज्ड वर्जन है, बहुत ज्यादा ताकतवर। बिल्कुल। तो इसे समझना जरूरी क्यों है? पहली बात तो इसका प्रदर्शन और लागत का जो संतुलन है वो कमाल का है। हाँ, परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट। और दूसरी बात, AWS सर्टिफिकेशन परीक्षाओं में और असल दुनिया के क्लाउड आर्किटेक्चर में इसका जिक्र बार बार आता है। बहुत ज्यादा। हमने पिछली बार Amazon RDS पर बात की थी, है ना? वो डेटाबेस प्रबंधन का बेस है। ऑरोरा भी उसी RDS फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। हाँ, मैनेजमेंट प्लेन वही है। लेकिन समझिए कि ये RDS का एक अपग्रेडेड, ज्यादा शक्तिशाली रूप है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। जरूर। देखिए, ऑरोरा जो है वो पूरी तरह से Amazon RDS द्वारा मैनेज किया जाता है। तो RDS की सारी अच्छी चीजें, जैसे ऑटोमेटिक बैकअप हैं, मल्टी एजी फेलओवर हैं, मॉनिटरिंग है, वो सब ऑरोरा में आपको मिलती हैं। अच्छा, तो बेसिक्स वही है। बेसिक्स वही हैं, लेकिन असली जो जादू है वो इसके प्रदर्शन में है। AWS खुद कहता है कि ये स्टैंडर्ड MySQL से 5 गुना और स्टैंडर्ड PostgreSQL से 3 गुना ज्यादा तेज है। 5 गुना और 3 गुना, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और ये सब एंटरप्राइज ग्रेड प्रदर्शन है। और वो भी Oracle या SQL सर्वर जैसे जो बड़े पारंपरिक डेटाबेस हैं, उनकी लागत के लगभग 10वें हिस्से पर। 10वें हिस्से पर, वाह। हाँ, और यहाँ जो चीज़ इसे वाकई खास बनाती है वो ये है कि इसे क्लाउड के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, मतलब ग्राउंड अप से। अच्छा, तो मतलब अगर कोई ऐसा ऐप बना रहा है जहां बहुत स्पीड चाहिए और स्केल करने की क्षमता चाहिए, हाँ, हाई परफॉर्मेंस, हाई स्केलेबिलिटी। और वो MySQL या PostgreSQL सोच रहे हैं, तो अरोरा एक बहुत बहुत मजबूत ऑप्शन बन जाता है। बिल्कुल। एक सीरियस कंटेंडर है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा क्या है? मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो इसे इतना अलग बनाती हैं? सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ मैं कहूँगी, इसकी हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस है। हाई अवेलेबिलिटी मतलब सिस्टम हमेशा चलता रहे। और फॉल्ट टॉलरेंस यानी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सिस्टम उसे झेल जाए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, खासकर उन ऐप्स के लिए जो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो सकते, जैसे बैंकिंग या ई-कॉमर्स। तो अरोरा इसे जैसे संभालता है। यहीं पर अरोरा का आर्किटेक्चर वाकई में शाइन करता है। ये आपके डेटा की 6 कॉपी बनाता है। 6 कॉपियां? हाँ, 6 कॉपी, और उन्हें एक ही AWS रीजन के अंदर 3 अलग-अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में फैला देता है। 3 अलग-अलग डेटा सेंटर्स में? बिल्कुल। याद रखिए, एजीज असल में अलग-अलग फिजिकल डेटा सेंटर होते हैं, जिनकी अपनी पावर, कूलिंग, नेटवर्किंग सब अलग होती है। 6 प्रतियां 3 अलग-अलग जगहों पर, ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन इसका फायदा सोचिए। ऑरोरा डेटा लिखते समय राइट ऑपरेशंस 2 प्रतियों तक का नुकसान झेल सकता है बिना किसी असर के। 2 कॉपी खोने पर भी लिखता रहेगा। हाँ, और डेटा पढ़ते समय रीड ऑपरेशंस 3 प्रतियों तक का नुकसान झेल सकता है, वो भी बिना किसी रुकावट के। कमाल है। और ये क्षमता सिस्टम में पहले से ही बनी हुई, मतलब बिल्ट इन है। जबकि स्टैंडर्ड RDS, MySQL, Postgres में आपको अलग से मल्टी एजी कॉन्फ़िग करना पड़ता है, जिसमें सिर्फ एक स्टैंड बाय कॉपी होती है। अच्छा, तो ये ज्यादा ऑटोमेटिक और ज्यादा मजबूत है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ डेटा बचाने की बात नहीं है, ये एक तरह से बिजनेस कंटिन्यूटी की गारंटी देने जैसा है। सोचिए, आपका एक पूरा डेटा सेंटर ऑफलाइन हो जाए, तब भी आपका ऐप शायद चलता रहेगा। ये वो मन की शांति है जिसके लिए एंटरप्राइज ग्राहक भुगतान करने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल। और अरोरा इसे स्टैंडर्ड RDS की तुलना में ज्यादा सहजता से देता है। ये बात तो है। मन की शांति की कीमत कौन लगा सकता है? अच्छा, डेटा सुरक्षित रखने के साथ साथ उसे रखने की जगह यानी स्टोरेज, उसको मैनेज करना भी एक चुनौती हो सकती है, खासकर जब डेटा तेजी से बढ़ रहा हो। हाँ, स्टोरेज मैनेजमेंट सिरदर्द बन सकता है। तो अरोरा इसमें कैसे मदद करता है? यही ऑटो स्केलिंग स्टोरेज की बात आती है ना? बिल्कुल सही। अरोरा का स्टोरेज अपने आप स्केल करता है। आप 10 GB से शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता है, अरोरा स्टोरेज को पर्दे के पीछे, मतलब ऑटोमेटिकली 128 TB तक बढ़ा सकता है। 128 टेराबाइट तक अपने आप? हाँ, अपने आप। आपको मैनुअल रूप से स्टोरेज बढ़ाने या डाउन टाइम शेड्यूल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बड़ी राहत की बात है। बहुत बड़ी। अगर आपके एप्लीकेशन में डेटा ग्रोथ अप्रत्याशित है, मतलब पता नहीं कब कितना बढ़ जाए,
तो ये फीचर बहुत काम का है। इससे न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कम होता है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि स्टोरेज की कमी के कारण आपका एप्लीकेशन कभी धीमा ना पड़े या बंद ना हो। ये तो बड़ी सुविधा है, मतलब स्टोरेज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं पढ़ने की स्पीड की। मान लीजिए मेरी वेबसाइट पर बहुत सारे लोग एक साथ कुछ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, क्या ऑरोरा इसमें भी मदद करता है? शायद यहाँ ऑरोरा रेप्लिकास का रोल आता है। एकदम सही पकड़ा। रीड परफॉर्मेंस के लिए ऑरोरा रेप्लिका है। आप 15 तक ऑरोरा रीड रेप्लिका बना सकते हैं। 15? आरडीएस में तो शायद 5 ही होती हैं। हाँ, स्टैंडर्ड आरडीएस में 5 रीड रेप्लिका की लिमिट है। और ऑरोरा रेप्लिका में एक और खास बात है, इनमें लो लेटेंसी होती है। लो लेटेंसी मतलब प्राइमरी डेटाबेस में जो बदलाव होता है वो रेप्लिका तक पहुंचने में लगभग कोई देरी नहीं होती। मिली सेकेंड्स में डेटा रेप्लिकेट हो जाता है। अच्छा, तो ये रेप्लिकेशन स्टैंडर्ड आरडीएस रेप्लिका से कहीं ज्यादा तेज है। हाँ, काफी ज्यादा तेज और कुशल है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरी वेबसाइट पर अचानक बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोडक्ट देखने आ जाएं, हाँ, तो मैं उस ट्रैफिक को इन रेप्लिका पर भेज सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल। ताकि खरीदारी करने वालों या दूसरा जरूरी काम करने वालों के लिए मुख्य डेटाबेस धीमा ना पड़े। एग्जैक्टली, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्राइमरी डेटाबेस से पढ़ने का लोड, रीड लोड कम करना। मान लीजिए आपके पास कोई रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है जिसे बहुत से लोग बार बार देखते हैं, या कोई ऐसा फीचर है जहां सिर्फ डेटा पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। हाँ, जैसे ब्लॉग पोस्ट्स या कैटलॉग। हाँ, आप उस सारे ट्रैफिक को रीड रेप्लिका पर भेज सकते हैं। इससे आपके मुख्य डेटाबेस पर लिखने और जरूरी पढ़ने के कामों के लिए ज्यादा क्षमता बनी रहती है और ओवरऑल एप्लीकेशन का प्रदर्शन बेहतर होता है। ये उन एप्लीकेशंस के लिए तो गेम चेंजर हो सकता है जहां पढ़ने का लोड बहुत ज्यादा होता है, जैसे कंटेंट वेबसाइट्स या सोशल मीडिया फीड्स। बिल्कुल। आजकल बहुत से व्यवसाय दुनिया भर में फैले हुए हैं, ग्लोबल ऑपरेशंस। क्या वैश्विक स्तर पर काम करने वाले एप्लीकेशंस के लिए भी ऑरोरा में कुछ खास है? जरूर है, और उसे कहते हैं अरोरा ग्लोबल डेटाबेसेस। ग्लोबल डेटाबेस ये क्या करता है? ये फीचर आपको अपने अरोरा डेटाबेस को कई AWS क्षेत्रों, रीजन्स में रेप्लिकेट करने की सुविधा देता है, और वो भी आमतौर पर 1 सेकंड से कम की लेटेंसी के साथ। 1 सेकंड से भी कम में? दुनिया भर में ये कैसे मुमकिन है? ये अरोरा के अपने खास स्टोरेज आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है, जो फिजिकल रेप्लिकेशन पर आधारित है। मान लीजिए आपका प्राइमरी डेटाबेस अमेरिका के वर्जीनिया क्षेत्र में है। ठीक है। लेकिन आपके बहुत सारे उपयोगकर्ता यूरोप और एशिया में भी हैं। ग्लोबल डेटाबेस के साथ आप यूरोप जैसे आयरलैंड और एशिया जैसे सिंगापुर में पढ़ने योग्य रीड ओनली सेकेंडरी क्लस्टर बना सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ लोकल कॉपियां बन जाएंगी। हाँ, उन क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा एक्सेस बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि वो अपने नजदीकी क्लस्टर से डेटा पढ़ रहे होंगे। लेटेंसी कम हो जाएगी। ये तो परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये न सिर्फ प्रदर्शन सुधारता है, बल्कि ये एक बेहतरीन आपदा रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी DR समाधान भी है। आपदा रिकवरी मतलब अगर मुख्य क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या आ जाए, जैसे कोई भूकंप या बाढ़। बिल्कुल। अगर वर्जीनिया रीजन में कोई बड़ी आपदा आ जाती है, तो आप कुछ ही मिनटों में, मान लीजिए आयरलैंड वाले सेकेंडरी क्लस्टर को पूरी तरह से फंक्शनल प्राइमरी क्लस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, तो बिजनेस बंद नहीं होगा? नहीं, इससे आपके एप्लीकेशन का डाउन टाइम बहुत कम हो जाता है। ये उन ग्लोबल एप्लीकेशंस के लिए शानदार है जिन्हें दुनिया भर में कम लेटेंसी एक्सेस और एक मजबूत DR स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। प्रदर्शन, उपलब्धता, ग्लोबल पहुंच, ऑरोरा में काफी कुछ है। अब एक और दिलचस्प चीज जिसका जिक्र अक्सर होता है, ऑरोरा सर्वलेस। इस सर्वलेस का क्या मतलब है डेटाबेस के संदर्भ में? ये पारंपरिक डेटाबेस से कैसे अलग है? सर्वरलेस? हाँ, इसका मतलब है कि आपको डेटाबेस सर्वर के आकार या उनकी संख्या के बारे में पहले से सोचने और उन्हें लगातार मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अरोरा सर्वरलेस, खासकर इसका वर्जन 2, एक ऑन डिमांड ऑटो स्केलिंग वर्जन है। ऑन डिमांड और ऑटो स्केलिंग मतलब जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता है? हाँ, कुछ ऐसे ही। देखिए, पारंपरिक या प्रोविजन डेटाबेस में आपको एक निश्चित क्षमता चुननी होती है, जैसे इतने CPU, इतनी रैम। हाँ, जैसे M5 पॉइंट लार्ज या कुछ और। बिल्कुल, और आपको उसी का भुगतान करना होता है, भले ही आप उसका पूरा इस्तेमाल ना कर रहे हो, मान लीजिए रात में जब ट्रैफिक कम हो। सही। ऑरोरा सर्वलेस के साथ डेटाबेस की क्षमता आपके एप्लीकेशन के लोड के हिसाब से अपने आप फाइन ग्रेन तरीके से बढ़ती या घटती है। मतलब अगर ज्यादा लोड आया तो बढ़ जाएगी, कम हुआ तो घट जाएगी। हाँ,
यहाँ तक कि जब कोई इस्तेमाल ना हो रहा हो तो यह लगभग शून्य क्षमता तक भी जा सकता है। हालांकि कुछ न्यूनतम स्टोरेज लागत तब भी लगती है और आप इस्तेमाल किए गए कंप्यूट और स्टोरेज के लिए प्रति सेकंड के हिसाब से भुगतान करते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जैसे आपके पास एक जादुई फ्रिज हो जो जरूरत पड़ने पर अपने आप बड़ा हो जाता है और जब खाली हो तो छोटा होकर बिजली बचाता है। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। इस्तेमाल करो और उतना ही पैसा दो। ये किन स्थितियों में ज्यादा फायदेमंद है? यह उन वर्कलोड के लिए एकदम सही है जो अनियमित हैं, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, या जिनमें अचानक ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिन्हें स्पाइकी वर्कलोड कहते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो हमेशा नहीं चलते, या कभी कभार चलने वाली रिपोर्टिंग जॉब्स, या फिर ऐसे नए एप्लीकेशन जिनका ट्रैफिक पैटर्न अभी पता नहीं है कि कब कितना लोड आएगा। अच्छा, यह ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वर्कलोड अप्रत्याशित या स्पाइकी है तो प्रोविजन्ड अरोरा के बजाय अरोरा सर्वरलेस चुनना लागत के लिहाज से बेहतर हो सकता है। लेकिन क्या इसमें कोई कमी भी है? एक चीज का ध्यान रखना होता है, अगर डेटाबेस लंबे समय तक इस्तेमाल ना होने के कारण सो गया है, मतलब शून्य क्षमता पर चला गया है, तो पहले अनुरोध पर उसे जागने में थोड़ा समय लग सकता है। इसे कोल्ड स्टार्ट कहते हैं, कुछ सेकंड्स लग सकते हैं। अच्छा, तो ये जानना जरूरी है, खासकर उन एप्लीकेशंस के लिए जहां पहली प्रतिक्रिया तुरंत चाहिए। बिल्कुल, पर लगातार चलने वाले लोड के लिए सर्वरलेस V2 काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब हमने ऑरोरा की कई शक्तिशाली विशेषताओं पर बात की है। अगर हम इसे सीधे मानक RDS, MySQL या पोस्टग्रेस से तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या है? एक तरह का क्विक रिकैप ताकि श्रोता आसानी से समझ सकें कि कब किसे चुनना बेहतर होगा। जरूर जरूर, इसे संक्षेप में देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। हाँ, बताइए। पहला, प्रदर्शन। जैसा हमने कहा, ऑरोरा क्लेम करता है कि ये MySQL से 5 गुना और पोस्टग्रेस से 3 गुना तेज है। RDS स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देता है, तो अगर स्पीड आपकी टॉप प्रायोरिटी है, ऑरोरा आगे है। ठीक है, स्पीड में ऑरोरा बेहतर। अगला, दूसरा, रीड रेप्लिका। ऑरोरा 15 तक तेज लो लेटेंसी रेप्लिका सपोर्ट करता है। RDS, MySQL या पोस्टग्रेस में 5 तक धीमी एसिंक्रोनस रीड रेप्लिका होती हैं, तो ज्यादा पढ़ने वाले लोड के लिए ऑरोरा बेहतर स्केल करेगा। 15 बनाम 5 और तेज भी, समझ गई। तीसरा, उच्च उपलब्धता HA। ऑरोरा में टीनेजीज में 6 डेटा कॉपी के साथ बिल्ट इन HA है, ज्यादा रेजिलिएंट। RDS में आपको अलग से मल्टी AZ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जिसमें एक स्टैंड बाय होता है। ऑरोरा का समाधान ज्यादा लचीला माना जाता है। बिल्ट इन HA ज्यादा भरोसेमंद लगता है। हाँ। चौथा, स्टोरेज। ऑरोरा 128 TB तक ऑटो स्केलिंग करता है बिना डाउन टाइम के। RDS का स्टोरेज फिक्स साइज का होता है और उसे मैन्युअली रूप से बढ़ाना पड़ता है, जिसमें कभी-कभी छोटा मोटा डाउन टाइम लग सकता है या परफॉर्मेंस इशू आ सकता है स्केलिंग के दौरान। ऑटो स्केलिंग स्टोरेज एक बड़ा प्लस है। पांचवा, वैश्विक क्षमता। ऑरोरा ग्लोबल डेटाबेस देता है क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन और DR के लिए। RDS में ये क्षमता उस स्तर पर नेटिवली नहीं मिलती। ग्लोबल एप्स के लिए ऑरोरा बेहतर। और आखिर में लागत। यहाँ चीजें थोड़ी बदलती हैं। ऑरोरा ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा फीचर्स हैं, तो ये आमतौर पर स्टैंडर्ड RDS से महंगा होता है। RDS एक सस्ता विकल्प है। तो कीमत एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। बिल्कुल, आपको अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुनना होगा। तो अगर मैं इसे संक्षिप्त में कहूँ तो अगर आपकी ज़रूरतें एंटरप्राइज ग्रेड है या आपको बहुत ज़्यादा स्केलेबल, अत्यधिक उपलब्ध और शायद वैश्विक पहुंच वाला डेटाबेस चाहिए तो अरोरा की तरफ देखना चाहिए। सही। लेकिन अगर बजट कम है, एप्लीकेशन थोड़ा सरल है और प्रदर्शन की ज़रूरतें सामान्य है तो स्टैंडर्ड RDS, MySQL या पोस्टग्रेस भी एक अच्छा और किफ़ायती विकल्प हो सकता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं ताकि ये और साफ हो जाए। मान लीजिए हम एक बड़े बैंक के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप बना रहे हैं। इस तरह के ऐप की क्या जरूरतें होंगी? बैंकिंग ऐप, हाँ, इनकी जरूरतें बहुत ज्यादा मांग वाली होती हैं। सोचिए, शायद रोज लाखों या करोड़ों ट्रांजैक्शन संभालने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा वॉल्यूम। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में उपयोगकर्ता हो सकते हैं जिन्हें तेज रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, चाहे वो कहीं भी हों। ग्लोबल यूजर बेस। और जाहिर है, डेटा की सुरक्षा और किसी भी हार्डवेयर विफलता से उभरने की मजबूत क्षमता। वित्तीय सेवाओं में उपलब्धता और स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी सबसे जरूरी होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कौन सा डेटाबेस सबसे सही बैठेगा? इन सब जरूरतों को देखते हुए लाखों लेन देन, वैश्विक उपयोगकर्ता, रियो डाउन टाइम की अपेक्षा और मजबूत विफलता सहिष्णुता,
यहाँ पर क्या लगता है? मेरे ख्याल से यहाँ ऑरोरा ग्लोबल डेटाबेस शायद कई रीड रेप्लिका के साथ सबसे उपयुक्त लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रदर्शन, उपलब्धता और वैश्विक पहुंच की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। स्टैंडर्ड आरडीएस शायद इन सभी मांगों को एक साथ इतनी कुशलता से पूरा ना कर पाए, खासकर वो ग्लोबल पहुंच और बिल्ट इन 6 कॉपी वाली एचए के मामले में। एकदम सही। ये उदाहरण बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे ऑरोरा उन जटिल और मांग वाले परिदृश्यों के लिए डिजाइन किया गया है जहां स्टैंडर्ड समाधान शायद कम पड़ जाएं। ठीक है, ये काफी जानकारीपूर्ण रहा। चलिए अब कुछ मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो याद रखने में मदद करेंगी। कुछ क्विक टेकअवेज, खासकर उनके लिए जो AWS परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस मुख्य बातें दिमाग में रखना चाहते हैं। हाँ, कुछ आसान तरीके या स्मरक निमोनिक्स जैसे बना सकते हैं इन्हें याद रखने के लिए। हाँ, बताइए। पहला, ऐसे सोचें, ऑरोरा इज इक्वल टू RDS++, मतलब RDS का बेहतर वर्जन, प्रदर्शन में, HA में, स्केलिंग में। RDS++, ठीक है। दूसरा, 3 AZs में 6 प्रतियां, ये सीधे सीधे डेटा की सुरक्षा और हमेशा उपलब्धता, ड्यूरेबिलिटी एंड HA की गारंटी है, वो बिल्ट इन वाली बात। 6 कॉपी 3 जोन, याद रहेगा। तीसरा, 15 रीड रेप्लिका, ये बड़े पैमाने पर पढ़ने के लोड, रीड स्केलिंग को संभालने की जबरदस्त क्षमता देता है। रीड स्केलिंग के लिए 15 रेप्लिका। चौथा, सर्वरलेस, मतलब जरूरत के हिसाब से स्केल होना और इस्तेमाल के अनुसार भुगतान करना। कीवर्ड, अप्रत्याशित या स्पाइकी लोड। सर्वलेस यानी पे एज यू गो स्केलिंग। और पांचवा, ग्लोबल डीबी, ये दुनिया भर में फैले एप्लीकेशंस और मजबूत आपदा रिकवरी, मल्टी रीजन रेप्लिकेशन और DR के लिए है। ग्लोबल मतलब मल्टी रीजन। हम्म, और एक ज़रूरी बात शायद ये भी याद रखनी चाहिए कि अगर आप किसी सवाल या यूज़ केस में एंटरप्राइज, उच्च प्रदर्शन, स्केलेबिलिटी, उच्च उपलब्धता, हाई अवेलेबिलिटी HA या वैश्विक ग्लोबल जैसे शब्द देखते हैं, हाँ, ये कीवर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत संभावना है कि जवाब अरोरा हो, क्योंकि ये शब्द अक्सर उन क्षमताओं की ओर इशारा करते हैं जहां अरोरा स्टैंडर्ड RDS से कहीं आगे निकल जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट, ये अक्सर सही जवाब की तरफ इशारा करते हैं। और इसी के साथ Amazon अरोरा पर हमारी ये गहरी पड़ताल, ये गहन चर्चा समाप्त होती है। याद रखें, अरोरा AWS का प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस है। इसे MySQL और PostgreSQL कंपैटिबिलिटी के साथ क्लाउड के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको उच्च प्रदर्शन, गंभीर दोष सहिष्णुता और बिना किसी परेशानी के स्टोरेज स्केलिंग की जरूरत है, तो यह मानक RDS उपकरणों से एक कदम आगे है। ये सच में दिखाता है कि क्लाउड डेटाबेस तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। पहले इस तरह की क्षमताएं, परफॉर्मेंस, ग्लोबल पहुंच, ऑटोमेटेड मैनेजमेंट, इनको सेटअप करना और बनाए रखना कितना जटिल और महंगा काम होता था। हाँ, सालों लग जाते थे शायद। और अब ये कुछ ही क्लिक्स में संभव है। ये चीजें इनोवेशन को वाकई तेज करती हैं। बिल्कुल। अगली बार हम एक अलग तरह के डेटाबेस की दुनिया में गोता लगाएंगे, Amazon DynamoDB। अच्छा, NoSQL की तरफ। हाँ, AWS का पूरी तरह से प्रबंधित NoSQL डेटाबेस, ये भी परीक्षाओं और असली दुनिया के एप्लीकेशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर जहां अत्यधिक स्केलेबिलिटी और लचीले डेटा मॉडल की जरूरत होती है। DynamoDB भी एक बहुत ही पावरफुल सर्विस है, उस पर बात करना दिलचस्प होगा। तो एक सवाल जो शायद सोचने लायक है और हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे जैसे अरोरा जैसी क्लाउड नेटिव सेवाएं पारंपरिक डेटाबेस की क्षमताओं से आगे निकल रही हैं, क्या भविष्य में ऑन प्रीमाइज डेटाबेस केवल बहुत ही खास निश यूज केसेस तक सीमित रह जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है इंडस्ट्री के लिए। क्लाउड का भविष्य क्या है डेटाबेस के लिहाज से? इस पर विचार करते रहिएगा। तब तक जुड़े रहें और सीखते रहें।